बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, फ़ीफ़ा चार्टर के मुताबिक सन 2015 में पाकिस्तान फ़ुटबॉल फ़ेडरेशन के इंतखाबात हुए। इंतखाबात में दो ग्रुपों ने हिस्सा लिया। एक फ़ैसल साले अयाद साहब का ग्रुप था और दूसरा ज़ाहिर शाह साहब का ग्रुप था। फ़ैसल साले अयाद साहब के ग्रुप ने ज़ाहिर शाह साहब के ग्रुप को शिकस्त दी और इलेक्शन के मुताबिक फ़ैसल साले अयाद साहब को पाकिस्तान फ़ुटबॉल फ़ेडरेशन के आने वाले जो टेन्योर है उसके सदर मुंतखब हुए। लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये जो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स थे ये लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किए, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने ये इंतखाबात कलअदम करार दिए और एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया गया पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की सदारत के लिए। लेकिन फ़ीफ़ा चार्टर के मुताबिक जो थर्ड पार्टी है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकती। इंतखाबात के ज़रिए ही जो लोग आते हैं वो पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की सदारत करेंगे। मगर पाकिस्तान जब इंतखाबात कलअदम करार दिए गए तो फ़ीफ़ा ने 3-4 दफ़ा पाकिस्तान को तंबीह की कि आप काइंडली ये जो आपने थर्ड पार्टी इन्वॉल्व किए इनको हटाएं और जो मुंतखब सदर हैं उनको बहाल करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3-4 दफ़ा कहने के बाद फ़ीफ़ा ने पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम पे पाबंदी लगा दी। आलमी जितने भी इवेंट्स हैं उनमें पाबंदी लगा दी और जो मेंबरशिप है वो मनसूख कर दिया। पाकिस्तान की ये फ़ुटबॉल के क्या असरात हैं इस मनसूखी के, और फ़ीफ़ा के जो चार्टर है उसके मुताबिक क्या उसूल हैं, क्या मसाइल हैं और हुकूमत का क्या इसमें किरदार है, इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम में साथ रहेगा मोहम्मद रिजवान आसिफ साहब का, विंगर हैं पाकिस्तान नेशनल टीम के, मोहम्मद अहमद साहब का पाकिस्तान फ़ुटबॉल नेशनल टीम के डिफेंडर है। हम स्टूडियो में दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद कहते हैं। रिजवान भाई, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराइए, डिटेल तारुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ुटबॉल मेरी फैमिली गेम है, तो विरासत में मिली। अब्बू, चाचू, कज़न सब खेलते थे। मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ, तो सबका बड़ा प्यार था। तो कोई इतने काम नहीं होते थे, मुझे मतलब फ्री छोड़ते थे, खेलने के लिए काफ़ी टाइम मिलता था। तो शुरू से शौक़ था, फैमिली फ़ुटबॉल था, तो खेलते रहे। फिर स्कूल की टीम में खेले, फिर उसके बाद कॉलेज में चले गए। फिर कॉलेज में मतलब स्कॉलरशिप मिला फ़ुटबॉल पे ही, बड़ा फ़ायदा दिया। मतलब नहीं थे इतना कि फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लेते, लेकिन फ़ुटबॉल ने दिया। पंजाब कॉलेज में पढ़े, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी की कप्तानी की मैंने 2 साल। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बस प्रोफेशनल लाइफ होती है फ़ुटबॉल की, जैसे जैसे स्टेप आते हैं। वापडा में खेला, फिर वापडा से KRL ने ऑफ़र कर दिया, फिर KRL में आ गया। नेशनल टीम में 2009 से खेल रहा हूँ और अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लेकिन बस अभी हालात ऐसे आ गए हैं कि क्या कह सकते हैं अभी। जी अहमद भाई, ये बताइए, आप भी अपना तारुफ करा दीजिएगा ज़रा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपना फ़ुटबॉल प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की थी 2004 में। एज ए अंडर 14 में मैंने फर्स्ट पार्टिसिपेट किया था, एज ए कैप्टन गया था। उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू करता अंडर 17, 19, 21, 23। आफ्टर 7 ईयर्स मैंने नेशनल टीम को ज्वाइन कर लिया। कुछ अर्सा मैं खेलता रहा नेशनल टीम के साथ। फिर मैंने डोमेस्टिक फ़ुटबॉल में पहले मैं वेब क्लब की तरफ से खेलता था, उसके बाद फिर मैंने केरल ज्वाइन की। केरल के कुछ अर्से के बाद फिर मैं चला गया बाहर बहरीन की क्लब की तरफ से मैं 2 साल खेलता रहा। वहाँ से फिर वापस आके तभी जैसे मैं वापस आया हूँ तो हमारे फ़ुटबॉल का एकदम से पलटा ही उल्ट गया था, तो जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जी, हमें खुशी है कि पाकिस्तान कौमी टीम के दोनों प्लेयर आज हमारे साथ मौजूद है। रिजवान भाई, मुझे ये बताइए कि फ़ुटबॉल पे जो पाबंदी लगी है इसकी असल में टेक्निकल वजह क्या है? टेक्निकल वजह इसमें बड़ी सारी वजूहत हैं कि देखें, फ़ीफ़ा इसको मानती है, गवर्नमेंट किसी को नहीं मानती। ये एक जो है ना वो प्राइवेट समझे के काम करती है PFF। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता, कोई किसी किस्म की फ़ंडिंग नहीं होती, सारी फ़ंडिंग फ़ीफ़ा देती है जी। तो अब इसमें बहुत सारी वजूहत है, लेकिन है तो ऑलमोस्ट फ़ुटबॉल का नुकसान। जितने भी प्रोविंशियल बोर्ड्स हैं वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर नहीं है। असल में कुछ गेमें ऐसी हैं जो ओलंपिक्स एसोसिएशन के अंडर आती हैं, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उसके अंडर आती हैं। लेकिन फ़ुटबॉल की जो बॉडी है ना, ये एक डिफरेंट रोल है, इसके अलावा बिल्कुल अलग से हैं। ये फ़ीफ़ा से रिलेटेड है। A to Z जितने भी इनके फंक्शन होते हैं वो सारे रिलेटेड तो फ़ीफ़ा थ्रू आते हैं सब लोग ना, तो इसलिए उसका एक अपना लॉ है, वो इसमें इंटरफेयर कोई भी नहीं कर सकता ना उनके लॉ के मुताबिक। तो स्पोर्ट्स बोर्ड का एक हद तक इंटरफेयर होता है, वो डोमेस्टिक फ़ुटबॉल के लिए वो आपको प्रमोट करने के लिए आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो फुटबॉल का लॉ है उसमें अब ये इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते। नहीं, बात ये रिजवान साहब, आप देखें
जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो तो गवर्नमेंट के अंडर है जी बिल्कुल, मगर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन तो फीफा के अंडर है, तो ये तजाद नहीं है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन स्पोर्ट्स बोर्ड चैलेंज कर रहा है? नहीं नहीं, मैं इसको बताता हूँ कि जिस तरह देखें बाकी सारी गेम्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट बजाते खुद एक बोर्ड है, वो एक बोर्ड है। इसी तरह फुटबॉल है, वो आईसीसी के साथ क्रिकेट डायरेक्ट है, हम डायरेक्ट फीफा के साथ हैं। इसमें इंटरफेयर वाकई कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि अब देखें वो मसला ऐसा बन गया है कि वो भी वो कह रहे हैं कि हम राइट में हैं, ये कह रहे हैं कि हम राइट में हैं। फीफा कहती है कि जो मुंतखब हो गया हम उसको मानते हैं। लेकिन बस अभी ये हमारे फिर ऐसे काम है कि पाकिस्तान में बंदा क्या कर सकता है। अभी समझ नहीं आ रही। प्रॉब्लम ये चल रही है कि गवर्नमेंट का जो लाया पाकिस्तान का जला, उसमें 3 टाइम आप प्रेसिडेंट मुंतखब हो सकते हैं, ठीक है। अब ओपोजिट में आप देखें तो वो 3 टाइम्स अब उनकी ज़्यादा पूरी हो चुकी है मुद्दत ना, बस इसी चीज़ का क्लैश है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये फंडिंग कौन करता है? ये फीफा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फंड करता है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट करती है? ये जो फुटबॉल को चलाते हैं वो फीफा में फंडिंग करता है सारा। फीफा एएफसी को थ्रू आउट, यानी कि मिडल हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं उसको एएफसी को, ईफा से एएफसी से फिर हम फीफा में जाते हैं। तो ये सारी ग्रांट जितनी भी हमें फंडिंग होती है वो सारी फीफा के थ्रू होती है। गवर्नमेंट कोई नहीं होती, इन्वॉल्वमेंट कोई भी नहीं है। इवन के मैं अब क्या कहूँ आपको, कुछ भी नहीं है। ये बताइए, आप मुतमईन है फैसल सालेह साहब की कारकर्दगी से? 2003 से लेकर 17 तक तो वो सदर मुंतखब होते आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि जब मैंने अपना फुटबॉल स्टार्ट किया था मुझे पता नहीं था कि हमारी नेशनल टीम होती है फुटबॉल की या कुछ भी नहीं। जब मैंने अपनी क्लब में, वेब क्लब में मैंने स्टार्ट किया था तो मैं तब तकरीबन 12 साल का था। उससे पहले मैं स्कूल में खेलता था, तो मुझे खेलने का शौक़ था। मुझे पता ही नहीं था कि नेशनल टीम भी पाकिस्तान की होती है। जब मैं वहाँ पर गया, वहाँ पे ये चीज़ें देखी, गेमें वगैरह सारी, तो उस चीज़ को देखते देखते फिर स्टेप बाय स्टेप मैंने फर्स्ट टाइम जब नेशनल कलर लिया था उस टाइम मुंतखब थे फैसल सालेह साहब, ठीक है। उनके साथ मैंने जो काम किया ना, अभी तक मेरे लिए तो वो प्राउडफुल ही है कि जो मैंने अचीवमेंट की है तो वो उन्हीं की टेन्योर में की है, बिकॉज कि मैंने उससे पहले टेन्योर देखा ही नहीं है, कौन था पहले कौन नहीं था, तो मुझे तो बेटर लगते हैं उसमें। अच्छा। ये चीज़ मगर 2009 में पाकिस्तान 156 नंबर पे दर्जाबंदी पे आलमी सतह पे, 2017 में 201 पे। तो ये फैसल सालेह साहब की आप तारीफ कर रहे हैं, मगर नहीं, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं ना। जो इंटरनेशनल रैंकिंग होती है ना, वो आपके मैचेस खेलने, इंटरनेशनल मैचेस खेलने के पे डिपेंड करती है। जब हमने लास्ट मैच खेला था तब हम 165 पे थे आई थिंक, ठीक है। जब आप मैचेस नहीं ना खेलेंगे इंटरनेशनल मैचेस, तो आपकी ऑटो पे आपकी जो रैंकिंग है ना वो डाउन होती जाएगी। अच्छा, ये खेलने की वजह से, अदरवाइज वो प्ले को नॉमिनेट नहीं करते इसमें ज़्यादा ना, क्योंकि दूसरे कंट्री तो रेगुलर खेल रहे हैं, वो जीत भी रहे हैं, कुछ हार भी रहे हैं, कुछ वो तो ऑटोमेटिक ऊपर, हम कितने अरसे से खेल ही नहीं रहे हैं। ये जो मैचेस है ये फीफा मुनक्किद कराती है या जो फुटबॉल फेडरेशन है वो खुद भी मुनक्किद करा सकती है? फुटबॉल जो फेडरेशन है वो डोमेस्टिक जो है ना वो करवाती है, और इंटरनेशनल लेवल पे फीफा का पूरा शेड्यूल होता है 4 साल का, वो फीफा अनाउंस करती है। एएफसी को, एएफसी आगे फिर आपने जो एशिया का पूरा फुटबॉल है वो ऑर्गेनाइज करती है, फिर एशिया अपने सारे इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करके एक शेड्यूल पूरा पीएफएफ को सेंड करती है। इसमें फेडरेशन थोड़ा सा आप प्लान टीम को इम्प्रूव देने के लिए आपको प्लान बनाना पड़ता है। फेडरेशन उसमें ये तो फ्रेंडली मैचेस अरेंज कर लेती है, उनकी वो अरेंज करने के बाद वो फीफा को, एएफसी को अपना शेड्यूल जारी करते हैं, उसको भी देखा जाता है, उस रैंकिंग को, उसके मैचेस की भी कलेक्ट करके तो फिर रैंकिंग में आपको इम्प्रूव मिलती है। अच्छा रिजवान साहब, अगर ये 1985 में और 1995 में भी पाकिस्तान पे पाबंदी लग चुकी है, हम पहले भी इस चीज़ से गुजर चुके हैं, इसका हल क्या है? इसका हल तो यही है कि फ़ुटबॉल लवर्स को आगे आना चाहिए और वो फ़ुटबॉल को सपोर्ट करें और फुटबॉल के बारे में सोचें, अपने ओहदों के बारे में नहीं सोचें कि मैं बनूं या ये बने। अगर तो हम ये सोचें कि नहीं हमने अपना फ़ुटबॉल बेहतर करना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप सदर बने या ये बने या वो बने तो कोई फ़र्क नहीं, फुटबॉल को इम्प्रूव करना। अगर तो फिर कुर्सी की लड़ाई है तो फिर तो मसले हैं। कौमी मुफाद को सामने रखें। कितने बच्चों का फ्यूचर है जो कसम से मैं खुद देखता हूँ, एज ए प्लेयर मैं देखता हूँ, अगर किसी बच्चे को खेलते हुए तो मुझे लगता है कि यार ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। लेकिन मैं 6 महीने बाद 7 महीने बाद उसके घर वाले कहते हैं कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, वेला फिरता है, ये है वो है, उसको उठाते हैं बाहर भेज देते हैं, मजदूरी पे लगा देते हैं, पुलिस में भर्ती करवा देते हैं। कि मतलब मैं समझता हूँ कि वो स्टार बन सकता है फ्यूचर में, लेकिन फुटबॉल बैन है, कोई जॉब ही नहीं है। जी अहमद साहब, ये बताइए जो पाबंदी लगी है इसके असरात किस तरह के हैं? मतलब क्या क्या मसाइल हैं जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ेंगे आने वाले दिनों में? इसके असरात ऐसे ही है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 2004 में स्टार्ट किया था। अब बिल्कुल हम जैसे मैं आज से मैंने 14 साल 15 साल पहले स्टार्ट किया था ना, अब दोबारा ज़ीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि आपका जो जूनियर लेवल आपका डोमेस्टिक में चल रहा था, इंटरनेशनल लेवल में यंगस्टर जितने भी थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान। अंडर 14 की हमारी टीम, अंडर 17 की, फिर अंडर 19 की, एक स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा ना हमारे जूनियर लेवल में एशिया में हमारी बहुत अच्छी रैंकिंग थी। बेस सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा यूथ को होगा।
जी। यूथ की वजह से फिर अब डेवलप करने के लिए उसको दोबारा हमें ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। वही हो जाएगी बात, हमें 8 साल 9 साल दोबारा हम पीछे चलेंगे, इसका ये नुकसान है हमें। नहीं, जो प्राइवेट क्लब्स हैं वो बाहर जा सकते हैं फुटबॉल खेलने के लिए, लाइक अभी कुछ अर्सा पहले पोपो गई है, उससे पहले भी 2-3 टीमें गई हैं, वो अब बाहर जा सकती हैं? हाँ, वो बाहर जा सकती हैं लीग खेलने के हाँ लिए? बिल्कुल, वो बाहर जा सकती हैं लीग खेलने के। उनको NOC की ज़रूरत होती है, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से ले लेते हैं, या फिर जो है ना दूसरी ऑर्गेनाइज से या बाहर से कोई स्पॉन्सर मंगवा के आप खेलने के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन एज ए प्रोफेशनल फुटबॉल नुकसान है। कलीमुल्लाह ने शिकायत लगाई है कि मैं अगर किसी लीग के साथ खेल रहा हूँ तो अब मैं नहीं खेल सकता, इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक लॉ है ना, फीफा का लॉ है ये, कि जब आपको किसी भी चीज़ से ख़त्म कर दिया जाए आपका ताल्लुक, तो उसके मुताबिक कोई भी आपका इवेंट में कोई भी प्लेयर्स, कोई रेफरी, कोई कोचेस पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपको बैन कर दिया गया ना, तो राइट पे है अभी। उसकी शिकायत जायज़ है, कलीमुल्लाह की शिकायत जायज़ है। अच्छा, जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है वो अदालत की सुने या फीफा की, आपकी राय क्या है? पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तो जो है ना वो फीफा की सुननी चाहिए, तो ही बेहतरी होगी, क्योंकि फंडिंग सारी वो करते हैं, और उसकी सुननी चाहिए। अदालत को अगर इंटरफेयर करना था तो फिर अदालत फुटबॉल को कंटिन्यू रखती और इन दोनों को केस जो है ना वो सुनते और इसका कोई ना कोई डिसाइड करते, 6 महीने में, साल में करते, लेकिन फुटबॉल को बिल्कुल रोक ना देते। अब जो जिनको उधर बिठा दिया PFM में, वो कोई इवेंट नहीं करवा रहे, मतलब फुटबॉल बिल्कुल बंद है। तो अदालत को ये चाहिए था कि इंटरफेयर करना है तो फुटबॉल कंटिन्यू रहता। वो कहते कि नहीं भाई, आप इतनी देर निगरानी करें फुटबॉल की, फुटबॉल को चलाएं, आप दोनों पार्टीज जो हैं वो आए अदालत में, आपका जब फैसला होगा फिर आप जो है आप जाके अपनी कुर्सी जो है वो संभाल लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखा जाए तो थर्ड पार्टी की वजह से फुटबॉल फ्लॉप हुआ। उसकी वजह ये है कि अगर आपको ये इख्तियार दिए गए हैं, अदालत ने ही दे दिए हैं, चलें जो भी है, तो आपको चाहिए इसको मेंटेन करते रहते, अपना फुटबॉल को जारी रखते, ताकि जो नुकसान हो रहा है हमारा ये ना हो, तो प्लेयर्स का, कोचेस का, रेफरीज का, इवन के सबका, स्पॉन्सरशिप का, हर चीज़ का हमारा नुकसान हो रहा है। इसके लिए मैं चाहिए था कि इसको कंटिन्यू रखते, जो भी आपकी लड़ाई थी एक सेपरेट थी, आपको फुटबॉल को जारी रखना चाहिए था। रिजवान भाई, ये 1985 में देखें और फिर 95 में देखें तो जब पाबंदी लगी तो फीफा ने अपना एक नुमाइंदा भिजवा के पाकिस्तान में दोबारा से इलेक्शन करवाया। जी बिल्कुल। कितने दिनों में एक्सपेक्टेड है कि फीफा अपना कोई नुमाइंदा भेजे और पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात हो? फीफा ने 2 साल का टाइम दिया था फैसल साहब को कि आपको 2 साल के लिए मुंतखब किया जाता है, तो 2017 में पूरे हो गए जी। तो फीफा तो अब इनको मानती है, वो ये कहते हैं कि मुझे 2 साल में अपने तब मानूंगा कि जब मुझे काम करने दिया जाएगा, जब मुझे काम करने दिया, मैं अपने वो काम के दौरान के 2 साल मानूंगा, वैसे मैं नहीं मानता। वो कलअदम करार दिए हैं। हाँ, तो मुझे तो 2 साल काम नहीं करने दिया, तो मैं तब, अब फीफा इनको देख रही है, इनको फॉलो करती हैं, ये फीफा को करते हैं, ये फीफा को अपनी बात कह रहे हैं, तो अदालत जो है इधर वो इनको मान नहीं रही। अब देखें, हम तो, मुझे जहाँ तक लग रहा है फैसल साले साहब भी पीछे नहीं हटने वाले, गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हट रही, तो पाकिस्तान फुटबॉल को कितने साल तक ये पाबंदी सहनी पड़ेगी? देखें, ये तो अब आप देख लें, दोनों ही प्लेयर्स, दोनों मेंबर्स जो हैं वो नहीं पीछे हटना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों सिंसियर नहीं है, मैं तो फिर ये कहूँगा। लेकिन बेसिकली फैसल साहब को ही वो ऑर्गेनाइज होंगे, क्योंकि एक लॉ है हर चीज़ का, तो उसके मुताबिक देखा जाए तो फैसल साहब ही वापस आएंगे, अदरवाइज़ वो बैन का ही बैन रहेगा। क्योंकि अगर री इलेक्शन भी होता है तो वो भी फैसल साले हाथ के ही अंडर होंगे। अदरवाइज़ ये कहें कि गवर्नमेंट को फीफा नहीं मानेगी, गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं मानती वो फीफा। जी रिजवान साहब, आप कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा था कि अभी सस्पेंड किया फीफा ने। अच्छा, अभी सस्पेंड किया, पाबंदी नहीं लगाई अभी सस्पेंड किया। अगर पाबंदी लगी तो फिर बहुत बुरे नुकसान होंगे, फिर वो एक ड्यूरेशन होगा। अभी तो सिर्फ सस्पेंड किया, ना उसकी कोई टाइम लिमिट है, ना उसका कोई शराइत है, अभी सिर्फ सस्पेंड किया। और जब पाबंदी लगेगी तो फिर उसका एक ड्यूरेशन होगा कि 3 साल के लिए बैन, 4 साल के लिए बैन, 6 साल के, 10 साल के लिए बैन, या आपने ये जुर्म किया तो इसकी इतनी सज़ा। तो ये अभी ये सस्पेंड किया फीफा ने, अभी इतना नुकसान हो रहा है। तो अगर आप सोचें कि अगर वो अनाउंस कर देती है कि आपने ये जुर्म किया तो आपको 6 साल के लिए बैन, तो फिर वो 6 साल तो फिर सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। बस वो एक उर्दू में कहावत है कि मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। एक को पीछे हटना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, इस बात पर गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, हम यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और उस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। रिजवान साहब, ये बताइए, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, तो इस टैलेंट को कैसे आगे लाया जाए?
टैलेंट तो इसमें कोई शक नहीं है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है। इतने इतने अच्छे फुटबॉलर हैं कि इधर आप चले जाएं वज़ीरिस्तान में, कोयटा की साइड में, कराची में, मैं कहता हूं कि पंजाब में इवन अब बहुत ज़्यादा फुटबॉल है। अब देखें कि नंगे पाँव इतने ज़बरदस्त फुटबॉल खेल होते हैं, लेकिन उनको कोई फैसिलिटी नहीं है, बच्चों को ग्राउंड्स नहीं है। स्कूल लियारी का, मैं कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, लियारी का जिक्र लाजमी है। जी बिल्कुल, वही मैं पूरे कराची का जिक्र किया कि कराची में, कोयटा में चले जाएं आप तो इधर वज़ीरिस्तान में या के भी बहुत, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत फुटबॉल है। छोटे छोटे बच्चे इस तरह नंगे पाँव खेल होते हैं कि बंदा देख के हैरान होता है कि यार अगर इनको वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएँ जो कि यूरोप के बच्चों को दी जाती हैं, उनकी स्कूल की फ़ुटबॉल जो इतने अच्छे लेवल की होती है, हमारे स्कूल की फ़ुटबॉल नहीं है, प्राइवेट स्कूल आ गए हैं, मतलब जिसका दिल करता है 10 मरले में स्कूल खोल के बैठ जाता है, तो उसमें ना कोई ग्राउंड्स हैं, ना कोई बात है, ना कुछ। तो जब तक स्कूल लेवल पे फुटबॉल नहीं होगी, जब तक हर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, वो कोई ना कोई गेम नहीं खेलेगा, तो इसके जो सबसे बेसिक वजह है कि वो हमारा यूथ लेवल है जी। यूथ को बहुत ज़्यादा नुकसान है। स्कूल में अच्छी फ़ुटबॉल होनी चाहिए, कॉलेज में अच्छी फ़ुटबॉल होनी चाहिए, हर बंदे को खेलने का मौका मिले, उसमें से फिर अच्छे लड़के निकल के आएँ, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। हमारी फेडरेशन को चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ना वो फुटबॉल के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स होने चाहिए, उस लेवल के ग्राउंड्स नहीं हैं। फिर ये सारी चीज़ें मिला के तो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है टैलेंट बहुत है। लेकिन अहमद साहब ये बताइए कि जो प्राइवेट क्लब्स हैं उनका कितना फ़ायदा मिल रहा है पाकिस्तान फ़ुटबॉल को? बेसिकली जो फ़ायदा होता है ना वो प्राइवेट से ही हमें मिलता है, ठीक है। उसमें होता है कि प्राइवेट जितने भी क्लब्स होते हैं या एकेडमी, इवन के एकेडमी को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, एकेडमी के बाद आपको प्राइवेट क्लब्स बनते हैं, उसमें ऑटो पे वो जाते हैं। तो प्राइवेट क्लब का ये फ़ायदा है कि जब आप प्लेयर को हायर करते हैं, उसको पता है यार मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है जी, सुना दे रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट सीज़न मैंने खेलना है, ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट सीज़न में ज़्यादा मेहनत करनी है। उसको फिर प्राइवेट ये होता है कि यार आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलती, वो एक साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसमें आप परफॉर्म करना होता है, उस परफॉर्मेंस पे आपको फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो ये चीज़ें प्राइवेट बॉडी को आना बहुत ज़रूरी भी है। स्पॉन्सरशिप कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली यानी कि प्लेयर्स खुद भी एफर्ट करेगा और अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी सामने आएंगे। अभी कुछ अर्सा पहले लेजर लीग का इनेकाद हुआ पाकिस्तान में, रोनाल्डिनो आया और भी बड़े बड़े स्टार हैं पाकिस्तान में, तो आप क्या समझते हैं उसका कितना फ़ायदा हुआ पाकिस्तान में? क्रिकेट पे तो है पाबंदी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ अरसे से वापस वो पाबंदी ख़त्म हो गई, श्रीलंका की टीम आई है, तो रोनाल्डिनो भी आए हैं और भी बड़े बड़े प्लेयर आए, कितना फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान? देखिए जी, ये दुनिया के नंबर 1 लेजेंड प्लेयर हैं जो हमारे कंट्रीज़ में हैं। आज से पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ये प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे। इनके आने की वजह से हमारा फुटबॉल बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया है जिसने लेज़र लीग ने भी उठाया है। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स और होने चाहिए ताकि लोगों में जो है ना इंटरेस्ट पैदा हो। इतने बड़े फैन, इतने बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आते हैं जब, तो ऑटोमेटिकली प्लेयर्स को फिर दिल करता है यार बंदा खेले इनके साथ। जब देखते हैं इनको यार ये इतनी हाई क्वालिटी के प्लेयर हैं तो हम इनको देख के कैसे हम आगे जाएं, एक लालच सी अंदर पैदा हो जाती है कि यार हम भी ये प्लेयर बने, हम भी ऐसा खेलें, हमारा भी नाम पूरी दुनिया में रोल मॉडल की तरह मेहनत करें। तो ये बहुत अच्छी एक रोल मॉडल पेश किया गया लेज़र लीग, बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव देखा जाएगा। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हमें भी खेलते हुए 15 साल हो गए, हमने कभी नहीं देखा कोई फॉरेन प्लेयर यहाँ पे आया, यहाँ पे इतना बड़ा प्लेयर्स, तो अच्छी बात है, इसको आना चाहिए। पिछले कितने अरसे में पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इवेंट हुआ या इंटरनेशनल मैच हुआ है, कोई फिगर है आपके दिमाग में? लास्ट 3 इयर्स पहले हमारा लास्ट मैच जो अफगानिस्तान के साथ हुआ, उससे पहले हमारा फ़लस्तीन के साथ हुआ था। ये लास्ट 2 मैच पाकिस्तान में हुए थे जो पंजाब स्टेडियम लाहौर में मुनक्कद हुए थे। एक हमने लूज़ किया था, एक हमने जीता था उसमें, दोनों मैचेस। तो उस टाइम पे हालांकि आप देखें कि उस टाइम पे पूरे यानी कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल बंद हो चुकी थी, तो वाहिद फुटबॉल था कि यहाँ पे आपको इंटरनेशनल खिलाड़ी भी वहाँ पे यानी कि बहुत आते थे। जैसा कि क्रिकेट में आप देखते हैं ना, रश के एक लाइव मैच का टेलीकास्ट हो रहा था टीवी में, आप देखें कितना क्राउड। अगर आप मेंटेन करें इसको फुटबॉल को, तो आप यकीन करें कि क्रिकेट से भी ज़्यादा फ़ैन आएंगे यहाँ पे, सपोर्टर देखने के लिए ग्राउंडों में आएंगे। हाँ बिल्कुल, शौक़ है पाकिस्तान वालों को फ़ुटबॉल देखने का भी बहुत शौक़ है। रिजवान भाई ये बताइए कि पाकिस्तान के मतलब आपके ख़्याल में वो कौन से इक़दामात हैं जो लेने चाहिए पाकिस्तान में आने वाले दिनों में फ़ुटबॉल को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए? अगर यूथ लेवल पे देखें तो वही पहले वाली बात के स्कूल लेवल की फ़ुटबॉल को अच्छी करनी चाहिए, अच्छी उसको ओपन करने की और अच्छी करने की ज़रूरत है। प्राइवेट स्कूल्स को भी चाहिए उनके ऊपर कम से कम 1-2 स्पोर्ट्स जो मेजर गेमें हैं उनकी टीमें बनानी होंगी, फिर आपको जो है ना स्कूल खोलने की इजाज़त होगी। मतलब इस तरह के इक़दाम लेने होंगे गवर्नमेंट को कि आप जो है ना वो यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के मौके दें, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्लेयर जो है ना हर गेम के मिलेंगे, एक फ़ुटबॉल के नहीं,
हर गेम के उसके मिलेंगे। और जो हाई लेवल की आप बात करते हैं प्रोफेशनल लेवल की, तो फिर उसमें हमें जो है ना प्रोफेशनल लीग जो है ना वो ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। उसमें चाहिए कि प्रोफेशनल लीग हो, स्पॉन्सर्स आएंगे तो ज़्यादा क्राउड आएगा तो फुटबॉल की जो फॉलोइंग बढ़ेगी, तो जितनी फुटबॉल की फॉलोइंग बढ़ेगी उतने फुटबॉल बेहतर होगा। इसमें ये भी है ना कि आप सबसे इम्पोर्टेंट बात है एकेडमीज़ जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा डेवलप होगा। प्राइवेट चाहे हो या गवर्नमेंट, फीफा के रिलेटेड हो या गवर्नमेंट बनाए या डिस्ट्रिक्ट को इन्वॉल्व करें उसमें, वो सब चीज़ें, क्योंकि अकेडमी में आप जितने भी पजीर याफ्ता मुल्क है ना, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है यहाँ पे जितने फुटबॉल में, उनको आप देखें कि अकेडमी कब से स्टार्ट कर रहे हो, वो 10 साल के बच्चे को से भी नीचे 8 साल के बच्चे से वो स्टार्ट करते हैं अपने प्लेयर्स को अकेडमी में डेवलप करके, उनका हर चीज़ का खर्चा, मेंटेनेंस, हर चीज़ उसको प्रोवाइड करते हैं। तो फिर वो आस्ता आस्ता एक रोनाल्डो बनता है, मेसी बनता है, रोनाल्डिनियो बनता है, फिर जाके वो मेसी करने के बाद वो भी थ्रू चैनल यानी कि अकेडमी के थ्रू चलते हैं। ये बताइए, रिजवान साहब ने भी एक बात की कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इक़दाम करे, मगर क्या आप नहीं समझते कि फिर फीफा को कोई इतराज़ तो नहीं होगा अगर गवर्नमेंट फ़ंड वगैरह देती है या गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए कुछ करती है, क्या फीफा दोबारा कोई इतराज़ तो नहीं करेगा? नहीं सर, ये ऐसा होता है, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लेयर्स को सपोर्ट करे जितना चाह सकते हैं। प्रमोट तो करना आपने अपनी गेम्स को, इवन कि कोई भी है आपकी, फुटबॉल है, क्रिकेट, हॉकी, एवरीथिंग जो भी है आपकी, तो उसके इख्तियार तो गवर्नमेंट के पास हैं कि वो उनको डेवलप करें, अपने अपने सूबे को दें, वो अपने डिस्ट्रिक्ट को आगे डेवलप करें। इसी तरह फिर आपको स्पोर्ट बेसिकली नाम होता है पाकिस्तान का, ठीक है। अब पाकिस्तान को प्लेयर्स देने के लिए गवर्नमेंट का ही हक बनता है कि वो आपको उसको प्रमोट करें, इसको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली हर तरीके से उसको सपोर्ट करें, ताकि वो एंड पर जब नेशनल टीम का प्लेयर बन जाए तो फीफा के थ्रू फिर वो थ्रू चैनल आके चलेगा। रिजवान भाई, ये बताइए, आने वाले चंद दिनों में या महीनों में या सालों में पाकिस्तान में इंटरनेशनल फ़ुटबॉल के बहाल होने के कितने चांसेस हैं? मतलब कितने दिनों में ये हो सकता है कि कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में आए और यहाँ मैचेस करवाए? अगर मेरे दिल की बात पूछे, मैं तो कहता हूँ कि सुबह फुटबॉल जो है ना वो पाकिस्तान की स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हम खुद जो है ना, हमने तो वो सब कुछ देखा हुआ है। तो वो क्राउड में खेलना, वो पाकिस्तान का एक शर्ट पहनना, पाकिस्तान का ग्रीन कोट जो है वो पहन के, मतलब एक बंदे को ऐसी अजीब सी खुशी महसूस होती है कि वो बंदा कभी बयान नहीं कर, मैं ज़ाती तौर पे बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी होती है बंदे को। तो वो कौन नहीं चाहता है कि वो ना हो? हम तो चाहते हैं कि कल स्टार्ट हो जाए। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, और सारे फुटबॉल के जितने भी फैंस हैं, लवर्स हैं, प्लेयर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब मिलके इसके लिए कुछ ना कुछ जिसके बस में जितनी एफर्ट है वो करे, और कम से कम पाकिस्तान में फ़ुटबॉल जो है वो दोबारा से स्टार्ट करें। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जी अहमद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा तो यही कहना है कि जो भी आपके इख्तलाफात हैं आपस में, जिस तरह से भी उसको जल्द से जल्द फिनिश किया जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि हमारा फ़ुटबॉल बहाल हो। हमारे प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान है, हमारे जितने भी यंगस्टर हैं, हमारे कोचेज़ हैं, रेफरीज़ हैं, जो कि हमारा नुमाइंदे सफ़ीर होते हैं जब हम बाहर मुल्क जाते हैं खेलने के लिए, तो उनको इजाज़त मिल जाए, आपके जितने भी आपस में इख्तलाफ है तो उसको जल्द ख़त्म करें और फुटबॉल को स्टार्ट करें, जिससे हमें ये फ़ायदा मिल सकता है। अच्छा रिजवान भाई, ये बताइए, आपने जो मोस्टली मैचेस खेले हैं वो बाहर खेले हैं या पाकिस्तान में खेले? अब मैं आपसे ज़ाती सवालात पूछने वाला। ज़्यादा मैचेस तो पाकिस्तान से बाहर ही खेले हैं। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि मैंने 7-8 मैच खेले हैं बस। अच्छा। ज़्यादा मैचेस जो हैं बाहर ही खेले हैं मैंने। तो ख्वाहिश तो होगी कि अपने क्राउड के सामने परफॉर्म किया जाए। बिल्कुल जी, जब पाकिस्तान में मैच होता है, आपकी फैमिली आती है, तो आपके दोस्त आते हैं, तो फिर उनके सामने खेलना, जो आपने 100% खेलना होता है वो आप 110% खेलते हैं। अपने क्राउड के सामने तो फिर अपना ही मज़ा होता है, एक अपना ही जज्बा होता है खेलने का। पाकिस्तान में जब हम आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो जिस मुल्क में खेल रहे हैं वो अपने तराने लगाते हैं, अपना जो है वो सॉन्ग चलाते हैं, तो हम उतना इंस्पायर नहीं होते जितने उनका क्राउड होता है, उनका सारा कुछ होता है, तो बंदा थोड़ा सा प्रेशर फील करता है। जब अपने पाकिस्तान में आते हैं तो अपने तराने लगे होते हैं, दिल दिल पाकिस्तान है, जज्बा जनू, तो उनको सुन के वो एक फैमिली को देख के अपनी के पीछे बैठे हुए हैं दोस्त, फैमिली मुझे देखने आई है, तो एक डिफरेंट ही जो है ना वो मज़ा होता है उसका। अहमद भाई, आप ज़्यादा खेल चुके हैं, आप रिजवान भाई से कुछ ज़्यादा ही खेले हैं, आप ये बताइए, आपने ज़्यादा परफॉर्म कहाँ किया है, पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में? मैंने ज़्यादातर परफॉर्म पाकिस्तान से बाहर किया है जी। पाकिस्तान में बहुत कम डिज़ाइन हुए मुझे, क्योंकि ये बेसिकली फुटबॉल जो फुटबॉल के मैचेस डिज़ाइन करती है AFC डिज़ाइन करती है, ठीक है, AFC और फीफा डिज़ाइन करती है, तो वो नॉमिनेट ज़्यादातर हमारे बाहर के मैचेस हुए हैं।
क्योंकि कुछ हमारा प्रॉब्लम सिक्योरिटी के भी प्रॉब्लम थे, इस वजह से कुछ टीमें नहीं आती थी यहाँ पे। लास्ट में जैसे यमन के मैच, हमारा होम का मैच भी हमने बहरीन में जा खेला, जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड का मैच था, वो सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से था। तो यही रीज़न थी कि हम ज़्यादातर मैचेस मैंने बाहर ही खेले हैं। मैंने अंडर 14 से जब पहला मैच टूर्नामेंट स्टार्ट किया था इंटरनेशनल अंडर 14 का, तो नेपाल के लिए वहाँ पे हमने 5 मैचेस खेले थे वहाँ पे हमने। उसके बाद फिर हम इंडिया गए, इंडिया से फिर हम ताजिकिस्तान, इस तरह फिर चलता रहा। फिर हमने एशियन गेम्स के लिए भी चले गए, चाइना गए हम, फिर कोरिया की भी नेक्स्ट एशियन गेम में गए हैं। तो इस तरह लास्ट में फिर वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड था। तो मोस्टली हमारे मैचेस हम बाहर ही हुए हैं इसमें। अच्छा रिजवान भाई, मैं वापस फ़ुटबॉल की तरफ आता हूँ। अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान प्राइवेट एकेडमी की टीम गई थी चाइना, और वहाँ से वो जीत के आए। जी बिल्कुल। तो इसकी क्या वजह है? जब हमारी नेशनल टीम जाती है तो मोस्टली अच्छा परफॉर्म नहीं करती, और प्राइवेट टीम्स जाती हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इसकी असल वजह क्या है? असल वजह यही है कि प्रॉपर टैलेंट ऊपर नहीं आ रहा। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स ने जो है ना, जैसे KRL है, वापडा है, नेशनल बैंक है, KPT है, PIE है, जैसे जो और भी डिपार्टमेंट, आर्मी है, के इलेक्ट्रिक है, मतलब जो भी जितने भी डिपार्टमेंट है पाकिस्तान के, ये तो इन लोगों ने जो है ना फुटबॉल का सारा बोझ उठाया हुआ है। लेकिन असल फुटबॉल जो होनी चाहिए वो तो क्लब फुटबॉल है। जी जी। कि प्राइवेट फुटबॉल हो, क्लब्स बने प्राइवेट, वो प्लेयर को जो है ना वो ख़रीदें, अच्छी फुटबॉल हो, बाहर के प्लेयर्स के साथ खेलें, मतलब कोई 3-4 प्लेयर की कंडीशन रख दें कि 4 प्लेयर जो है वो बाहर के खेल सकते हैं, 7 पाकिस्तान के खेलेंगे। इस तरह मिला के जब वो टीमें बनेंगी तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयरों को, जो अभी मैं अगर एक बच्चा जो है, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं डोमेस्टिक से सिलेक्ट हुआ हूँ, जी जी, मैं नेशनल टीम में आ गया। नेशनल टीम से मैंने अपने लोकल प्लेयर के साथ मैंने डोमेस्टिक खेला है। यहाँ से जाके डायरेक्ट मैं अगर दुबई की टीम के साथ खेलूँगा, चाइना से खेलूँगा या मलेशिया से खेलूँगा, तो मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। जी जी। अगर इधर डोमेस्टिक में मुझे इंटरनेशनल प्लेयर के मेरे साथ खेलेंगे, कि जैसे 4 प्लेयर फाइनल कर दें, कि 4 प्लेयर हर क्लब में फाइनल खेलेंगे, तो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस फाइनल के साथ खेलने का बढ़ जाएगा, फिर बाहर जाके मुझे इतना बड़ा गैप नहीं मिलेगा। रिजवान भाई, मैं मिसाल देता हूँ PSL की। बिल्कुल। क्रिकेट भी अब देखें, PSL जो मुनक़िद कराएगा तो उसमें इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान आए। अब देखें शादाब खान कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाहर भी, क्योंकि वो यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेल चुका है। वही मैं आप कहने लगूँगा। देखें, अगर शादाब खान ने इधर PSL में ही डैरन समी को बॉलिंग कर ली है, जी जी, तो वो जब वेस्ट इंडीज के सामने बॉलिंग करेगा तो उसको वो प्रेशर नहीं होगा। अगर यहाँ से आप किसी भी ABC को प्लेयर को उठा के जाके बोलेंगे आप भाई जाओ डैरन समी को बॉलिंग करो, तो वो चाहे जितना भी अच्छा बॉलर हो, वो प्रेशर में आके वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक डोमेस्टिक जो क्लब लेवल का फुटबॉल अच्छी नहीं होगी, जिस तरह अभी ये चाइना गए हैं बच्चे, जीत के आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक्सपीरियंस बढ़ा इनका। अब आगे कोई इवेंट ही नहीं है, फिर से जब तक कोई इवेंट आएगा तो ये बच्चे बेचारे पे वो एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा। आपको एटमॉस्फेयर आपको मिलना चाहिए बाहर जैसा। जब आपको एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिलेगा, इन्वॉल्व होगा, हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना बाहर जब जाएंगे तो आपने एक चीज़ देखी होगी। जैसे हम फर्स्ट टाइम बाहर जाते हैं, खेलते हैं, देखते हैं यार इतना अच्छा ग्राउंड है, इतने अच्छे प्लेयर हैं, ये कैसा है रहना सहना इनका, हर चीज़ें होती है डिफरेंट। ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। उसके बाद आप जब बाहर जाएंगे तो आप ईजिली बिल्कुल टेंशन फ्री फुटबॉल खेलेंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका एटमॉस्फेयर जो है इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए अच्छी सी। जब बड़े प्लेयर के साथ बंदा ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, हाँ, तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। उसका किट को संभालना, उसका तैयार होना, उसका अपने आप को प्रिपेयर करना, उसका अपने मेंटली रिलैक्स रहना कि वो क्या क्या करता है, क्या खाता है, क्या डाइट लेता है, कैसे सोता है, अपना टाइम, उसका रेस्ट पीरियड क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने मतलब नेशनल टीम में जाके सीखी हैं, या हमें डोमेस्टिक में सीखने को मिल जाएं, तो एक बच्चा बहुत जल्दी वो उस लेवल का फुटबॉल खेलना शुरू कर देगा जो हमने बहुत अरसा बाद शुरू किया। अभी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अभी जैसे रोनाल्डिनियो आए, पेरिस आए, नेल्का आया, जेम्स आया, तो मैं इनके साथ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार हम इनके साथ खेलेंगे, कभी हमारे दिमाग ज़हन में भी नहीं था कि यार कभी हम खेल पाएंगे। जब वो लोग यहाँ पे आए, हमने उनके साथ मैचेस खेला मिलके, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है हम भी खेल सकते हैं। सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ एटमॉस्फेयर चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, ताकि हम हमारे प्लेयर्स भी यहाँ पे ना इस तरह के प्लेयर्स नाम बन सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, इस परेशानी वाली बात कोई नहीं है। अहमद भाई, आप दोनों और आप जैसे तमाम प्लेयर्स हमारा फ़ख्र है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप अहमद भाई, पहले आप और फिर रिजवान भाई, पाकिस्तान के नाम, पूरे पाकिस्तान के नाम एक पैगाम दे दें पाकिस्तान फ़ुटबॉल को आगे लाने के लिए। मेरा पैगाम यही है कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ अमन की ज़रूरत है। आपस में अमन पैदा करें ताकि हमारा फ़ुटबॉल जो भी इख्तलाफ है तो उसको ख़त्म करो और फ़ुटबॉल को स्टार्ट करो। जब तक फुटबॉल स्टार्ट नहीं होगा तो हमारा नाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा फुटबॉल। जी रिजवान भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बॉडी है ना, मैं थोड़ा सा डिटेल में कहना चाहता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो प्लेयर्स होने चाहिए, एक्स प्लेयर्स होने चाहिए। जैसे ईसा खान है,
या जी, दूसरे जी। और भी जितने भी ऑलमोस्ट एक्स प्लेयर हैं, Ex-player। उनको ऑर्गेनाइजेशन में बिठाना चाहिए। क्योंकि एक प्लेयर पता है, उसको पता है प्लेयर्स की फीलिंग पता है, प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट पता है, प्लेयर का सोना उठना खाना बैठना उसको सब पता है। उसको पता है कि प्लेयर को क्या क्या चीज़ें चाहिए। जब ये लोग ऑर्गेनाइजेशन में बैठेंगे जाके, तो ये प्लेयर के लिए बहुत जल्दी फ़ायदा मंद साबित होंगे। क्योंकि इन्होंने फ़ुटबॉल खेला है, अपनी लाइफ सारी फुटबॉल में गुजारी है, तो इनको सब पता है कि प्लेयर को क्या चाहिए, एज ए मेंटल इसको रिलैक्सेशन क्या चाहिए, इसकी फीलिंग्स क्या हैं, इसको कॉन्फिडेंस कैसे देना है, इसको जो हमारा डोमेस्टिक प्रोग्राम है इसको कैसे डेवलप करना है। डोमेस्टिक फुटबॉल में हमें जब हम खेलते थे तो ये प्रॉब्लम थे, इनको हमने सॉल्व आउट करना है। तो क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन गुजरे होते हैं तो उनको पता होता है। मैं चाहता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजर हो ना वो फुटबॉलर्स हों, जी। तो हमारी फुटबॉल बहुत जल्द बेहतर हो सकती है। और मैं जितने भी लवर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, फैंस हैं या खेलने वाले हैं, जो भी हैं सारे, और मैं आपके BU TV के थ्रू मैं उन सबको पैगाम देना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने सारे मुफादात छोड़ के फ़ुटबॉल की तरफ आएँ और कम अज़ कम इसको हम जल्द से जल्द जो है ना वो बहाल करवाएँ। इसमें सबका फ़ायदा है, पाकिस्तान का फ़ायदा है। रिजवान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अहमद भाई वक्त देने का शुक्रिया, आप हमारा फ़ख्र हैं। वक्त की कमी की वजह से बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया आपके चैनल नहीं, में। बिल्कुल हम तो कोशिश करते हैं कि जब पाकिस्तान तक आप के लोग इन चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं ना होंगे तो ये कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों का इंटरफेरेंस जो है ना इसमें। नहीं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्तों में भी आपको इंशाल्लाह हम ज़हमत देते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस पैगाम के साथ कि अपने इख्तिलाफ़ात भुला के इस मुल्क कौमी मफाद को अगर हम प्रायोरिटी पे रखें तो शायद बहुत सारे मसले हम बहुत जल्द हल कर सकें। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक कुछ नए मसाइल लिए, कुछ नए मसाइल का हल लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।